एक खतरनाक ट्रोल पूरे शहर को तबाह करने निकल पड़ता है। मिलिट्री उसे रोकने की हर कोशिश करती है, लेकिन उस दानव की ताकत इंसानों की सोच से भी कहीं ज्यादा होती है। उसके सामने इंसानों के सभी हथियार बेकार साबित होते हैं। फिर इंसानों को एक ऐसा साथी मिलता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, और यहीं से लड़ाई का रुख बदलने लगता है। कहानी शुरू होती है नोरा नाम की लड़की से, जो एक मशहूर बायोलॉजिकल जेनेटिक्स एक्सपर्ट है। वह नॉर्वे के बर्फीले बॉर्डर इलाके में अकेले रहती है। एक दिन अचानक उसके घर कोई घुस आता है। नोरा बिना देर किए पीछे से हमला कर देती है, लेकिन जैसे ही वह उस आदमी की टोपी हटाती है, वह चौंक जाती है, क्योंकि सामने उसका पुराना पार्टनर जेसन खड़ा होता है। जेसन उसे एक सीक्रेट मिशन पर वापस आने के लिए कहता है। वह बताता है कि नेशनल रिसर्च सेंटर में एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। पहले तो नोरा साफ मना कर देती है, लेकिन जैसे ही वह सुनती है कि इस रिसर्च का संबंध ट्रोल्स से है, उसकी दिलचस्पी तुरंत बढ़ जाती है। वह जल्दी से अपना सामान पैक करती है और जेसन के साथ निकल पड़ती है। रास्ते भर नोरा बार बार सवाल पूछती है, लेकिन जेसन कुछ भी बताने से बचता रहता है। कुछ देर बाद उनका हेलीकॉप्टर देश के सबसे बड़े पावर प्लांट पर उतरता है। वहाँ पहले से कई बड़े साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट उनका इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी बातचीत के बाद वे नोरा को एक अंडरग्राउंड रिसर्च लैब में ले जाते हैं। जैसे ही भारी लोहे का दरवाजा खुलता है, नोरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने एक बहुत बड़ा इंसान जैसा मॉन्स्टर खड़ा होता है, इतना विशाल कि नीचे खड़े लोग छोटी चींटियों जैसे दिख रहे थे। एक एक्सपर्ट बताता है कि यह पहाड़ी ट्रोल करीब 100 साल पहले मिला था और तब से यह इसी हालत में मौजूद है। रिसर्च आसान बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने पूरे पहाड़ को अंदर से खोखला कर दिया था। तभी वहाँ एक औरत आती है जिसका नाम मैरी होता है। वह इस पूरे प्रोजेक्ट की रिसर्च डायरेक्टर है। अब जेसन आखिरकार असली समस्या बताता है। इतने सालों की रिसर्च के बाद भी वे ट्रोल्स के बारे में कुछ खास पता नहीं लगा पाए थे। उन्हें यह तक नहीं समझ आया कि ये सोच सकते हैं या नहीं। सरकार के कई लोग इस प्रोजेक्ट को बंद करना चाहते थे। तभी नोरा को अचानक एहसास होता है कि उसके सामने खड़ा ट्रोल जिंदा है। पास खड़े एक्सपर्ट सिर हिलाकर उसकी बात मान लेते हैं। उन्होंने ट्रोल के अंदर हल्की धड़कन जैसी पल्स महसूस की थी, यानी उसके अंदर दिल जैसा कोई ऑर्गन मौजूद था। मिलिट्री ने पूरे इलाके में खास सुरक्षा लगाई हुई थी। चारों तरफ अल्ट्रा वायलेट रेज लगाई गई थी, जो खास तौर पर ट्रोल्स को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद जेसन नोरा को दूसरी मंजिल पर ले जाता है। वहाँ एक पुराने डिस्प्ले पर आधा टूटा हुआ स्क्रॉल रखा था। उस स्क्रॉल में ट्रोल्स की कहानी लिखी हुई थी, जिसमें बताया गया था कि उनके राजा ओलाफ ने ट्रोल्स को उनके ही साम्राज्य से निकाल दिया था। अब एक्सपर्ट्स नोरा को इस रिसर्च का असली मकसद बताते हैं। उनका मानना था कि ट्रोल्स सिर्फ अकेला ही नहीं, बल्कि इसके जैसे और भी है, और अगर भविष्य में 2 या 3 और ट्रोल जाग गए तो पूरा देश खतरे में पड़ सकता है। नोरा के मन में अचानक बेचैनी बढ़ने लगी। थोड़ी देर खुद को संभालने के लिए वह रेस्ट रूम जाने के बहाने कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन जाते जाते उसकी नजर उस विशाल ट्रोल पर टिक गई। वह खुद को रोक नहीं पाई और धीरे धीरे मेटल फ्रेम के सहारे ट्रोल के सबसे करीब पहुंच गई। कुछ सेकंड तक वह बस उसे देखती रही। फिर उसने धीरे से अपना हाथ ट्रोल के माथे पर रखा। उसकी आंखें हल्की बंद हो गईं और वह बहुत धीमी आवाज में एक पुरानी लोरी गुनगुनाने लगी। उसी समय नीचे का सिक्योरिटी गार्ड कॉफी लेकर वापस लौटा, लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ गए, क्योंकि मॉनिटर पर ट्रोल की दिल की धड़कन साफ दिखाई दे रही थी। नोरा भी घबरा गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक गाना गाने से सोया हुआ ट्रोल जाग जाएगा। पूरा स्टाफ हैरान रह गया, क्योंकि इतने सालों में पहली बार ट्रोल ने कोई प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी, क्योंकि जैसे ही ट्रोल ने हिलना शुरू किया, सबको उसकी असली ताकत का अंदाजा हो गया। उसके हाथ पैरों में बंधी भारी लोहे की जंजीरें उसके सामने बेकार साबित हो रही थीं। घबराकर एक्सपर्ट्स ने तुरंत अल्ट्रा वायलेट रेस चालू करने का आदेश दिया, लेकिन मैरी डर गई। उसे लगा कि इतनी तेज किरणें ट्रोल को मार सकती हैं। इसी बहस और अफरा तफरी में टेबल पर रखी कॉफी अचानक गिर गई। कॉफी सीधे कंट्रोल सिस्टम पर जा गिरी और अल्ट्रा वायलेट रे का स्विच शॉर्ट सर्किट हो गया। अब ट्रोल पूरी तरह आजाद था। वह आसानी से अपनी जंजीरें तोड़ने लगा। पास खड़ी नोरा भी उसकी ताकत से दूर जा गिरी, लेकिन किस्मत अच्छी थी। वह समय रहते एक लोहे के पिंजरे के अंदर छिप गई, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं आई। पूरा स्टाफ जान बचाकर अंडरग्राउंड लैब से भागने लगा, और उसी पल ट्रोल ने पहाड़ की चोटी तोड़ते हुए बाहर कदम रखा। बाहर निकलकर उसने कुछ देर खाली नजरों से चारों तरफ देखा। फिर वह धीरे धीरे वेस्ट कोस्ट की तरफ बढ़ने लगा। उसे जाता देखकर सबके दिलों में डर बैठ गया। अगले ही पल पूरी टीम सबसे नजदीकी एयर फोर्स बेस पर पहुंच गई। वहां नोरा की मुलाकात एक पुराने जानकार से हुई। उसका नाम क्रिस था और वह पहले भी ट्रोल्स के खिलाफ लड़ चुका था। टीम अब कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंची ही थी कि तभी वहां देश के प्राइम मिनिस्टर आ गए। उनके चेहरे पर साफ थकान और चिंता दिखाई दे रही थी। अब उनका सबसे बड़ा डर सच हो चुका था। ट्रोल इंसानों के कंट्रोल से बाहर निकल चुका था। अब इस छिपे हुए खतरे को हर हाल में रोकना जरूरी था। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर मैरी अभी भी ट्रोल को जिंदा पकड़ने की बात कर रही थी। उसके लिए ये जीव सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि रिसर्च के लिए बेहद कीमती सैंपल था। यह सुनकर नोरा लगभग चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैरी इतना रिस्क लेने के लिए तैयार कैसे है। नोरा ने गुस्से में कहा, पिछली बार जब इंसानों ने ट्रोल से लड़ाई की थी, तब कितने लोगों की जान गई थी। क्या आप सब ये भूल चुके हैं? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आखिर में फैसला प्राइम मिनिस्टर ने लिया। उन्होंने एयर फोर्स को ट्रोल को काबू करने का आदेश दे दिया। इस पूरे ऑपरेशन की कमान कर्नल क्रिस को सौंपी गई। नोरा जहां लगातार चिंता में डूबी हुई थी, वहीं क्रिस पूरी तरह कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था। तभी पता चला कि मिलिट्री इतने सालों से सिर्फ इंतजार नहीं कर रही थी, वे खास तौर पर ट्रोल्स से लड़ने के लिए नए हथियार तैयार कर रहे थे। नोरा यह सुनते ही उत्सुक हो गई और क्रिस के पीछे पीछे मिलिट्री वेयर हाउस तक पहुंच
पहुंच गई। वहां पहुंचकर वह हैरान रह गई। मिलिट्री ने हथियारबंद हेलीकॉप्टरों पर हाई पावर अल्ट्रावायलेट लैंप लगाए हुए थे। क्रिस ने कहा, पिछली लड़ाई में मिली हार से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। जब सारी तैयारी पूरी हो गई तो 2 मॉडिफाइड हेलीकॉप्टर रात के अंधेरे में उड़ान भरते हैं। अब कहानी सीधे शहर के एक क्लब पर पहुंचती है, जहां देर रात तक रोशनी और म्यूजिक का माहौल बना हुआ था। देश भर से आए टूरिस्ट वहां पार्टी कर रहे थे। बार के अंदर लोग हंस रहे थे और अपनी दुनिया में मस्त थे। लेकिन तभी अचानक जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। पहले तो किसी को समझ नहीं आया, लेकिन अचानक बार की छत जोरदार धमाके के साथ फट गई और उसमें से एक विशाल, लंबा और डरावना सिर बाहर निकला। पूरा माहौल कुछ सेकंड में बदल गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कई लोग डरने की बजाय अपने फोन निकालने लगे, जैसे उन्हें लगा हो कि यह कोई मजाक या वायरल वीडियो बनाने का मौका है। तभी ट्रोल ने जोरदार दहाड़ लगाई। उसने अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया और सबसे आगे खड़े उस आदमी को पकड़ लिया जो लगातार उसकी फोटो ले रहा था। अगले ही पल ट्रोल ने उसे सीधे अपने मुंह में डाल लिया। ये नजारा देखते ही पूरे रिसोर्ट में चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए चारों तरफ भागने लगे और ट्रोल आराम से आसपास के लोगों को पकड़ पकड़ कर निगलने लगा। उसी समय मिलिट्री के दोनों मॉडिफाइड हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गए। ये ट्रोल एलिमिनेशन टीम थी। क्रिस के आदेश मिलते ही दोनों हेलीकॉप्टरों ने अपने हाई पावर अल्ट्रावायलेट लैंप चालू कर दिए। बैंगनी और सफेद रोशनी की तेज किरणें सीधे ट्रोल के शरीर पर पड़ने लगी। अगले ही पल ट्रोल का शरीर जलने लगा। ये तरीका असरदार तो था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी सामने थी। हेलीकॉप्टरों को ट्रोल के बहुत करीब जाना पड़ रहा था और बस ट्रोल को यही मौका चाहिए था। उसने पास खड़ा एक बड़ा टेलीफोन पोल पकड़ लिया और एक झटके में उसे हेलीकॉप्टर की तरफ फेंक दिया। हेलीकॉप्टर तुरंत कंट्रोल खो बैठा। पायलट ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे संभाल नहीं पाया और कुछ सेकंड बाद हेलीकॉप्टर जमीन पर जाकर भयानक तरीके से क्रैश हो गया। अपने साथी की दर्दनाक मौत देखकर क्रिस का गुस्सा फूट पड़ा। उसने हेलीकॉप्टर को ट्रोल के सामने हवा में रोक दिया, जैसे वह आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार हो। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। ट्रोल अचानक मुड़ा और बिना हमला किए वहां से चला गया। जिस लड़ाई को मिलिट्री अपनी जीत मान रही थी, वह पूरी तरह नाकाम साबित हुई। उन्होंने सिर्फ एक बेहतरीन पायलट ही नहीं खोया, बल्कि कई आम लोग भी मारे गए और घायल हुए। हर कोई सदमे में था। लेकिन तभी नोरा ने एक अजीब बात नोटिस की। ट्रोल बिना वजह हमला नहीं कर रहा था। पिछले कई दिनों से वह लगातार वेस्ट कोस्ट की तरफ बढ़ रहा था, जैसे उसे किसी खास जगह तक पहुंचना हो। तभी नोरा के दिमाग में एक नया ख्याल आया, क्या होगा अगर वे ट्रोल से बात करने की कोशिश करें। लेकिन समस्या यह थी कि कोई भी उसकी भाषा नहीं समझता था। फिर भी ऐसा लग रहा था कि नोरा ने कुछ तय कर लिया है। अगले ही पल वह सबको मिलिट्री कॉर्डन जोन के अंदर ले गई। घनी बर्फ और खतरनाक रास्तों को पार करते हुए वे एक पुरानी भूमिगत गुफा तक पहुंचे। नोरा उस जगह को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई, जैसे वह पहले भी वहां आ चुकी हो। वह सबको लगातार गुफा के अंदर गहराई तक ले जाती रही। कुछ देर बाद वे एक बड़ी खुली जगह पर पहुंचे। चारों तरफ नुकीले पत्थरों के विशाल खंभे खड़े थे। नोरा ने धीरे से बताया, पुरानी कहानियों के मुताबिक यह जगह ट्रोल्स का शिकार करने के लिए इस्तेमाल होती थी। राजा के सैनिक छोटे ट्रोल बच्चों को चारे की तरह इस्तेमाल करते थे, ताकि बड़े ट्रोल गुस्से में यहाँ आ जाए। इतना कहने के बाद नोरा ने जमीन पर पड़ा एक अजीब पत्थर उठाया। वह पत्थर असल में किसी ट्रोल के शरीर का टूटा हुआ हिस्सा था। नोरा ने उसे धीरे से पत्थर की दीवार पर थपथपाया। पूरी गुफा में एक गहरी आवाज गूंज उठी और तभी सामने की पत्थर की दीवार अचानक हिलने लगी। सब लोग डरकर पीछे हट गए। फिर धीरे धीरे अंधेरे में से एक छोटा ट्रोल अपना सिर बाहर निकालता है। नोरा ने सबको शांत रहने के लिए कहा। उसने साफ चेतावनी दी कि कोई भी जल्दबाजी में हमला न करे। ये ट्रोल बहुत छोटा और कम खतरनाक लग रहा था। उसका व्यवहार भी काफी शांत था, जैसे वह अभी पूरी तरह बड़ा नहीं हुआ हो। नोरा को तुरंत समझ आ गया, ये शायद पुराने समय के ट्रोल्स का बच्चा था। असल में नोरा पहले भी कई पुराने डॉक्यूमेंट्स पढ़ चुकी थी, जिनमें इस छिपी हुई जगह का जिक्र था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे सच में यहाँ कोई ट्रोल मिलेगा। नोरा धीरे धीरे उसके पास गई और प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगी। फिर उसने वही पुरानी लोरी गुनगुनाई जो उसने बड़े ट्रोल के सामने गाई थी। इस बार ट्रोल ने इंसानों जैसी हल्की मुस्कान दिखाई। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। साफ था कि यह पहली बार नहीं था जब नोरा और ये ट्रोल ऐसे मिले हों। लेकिन नोरा अपना असली मकसद नहीं भूली। उसने धीरे धीरे ट्रोल को बाहर वाले बड़े ट्रोल के बारे में समझाना शुरू किया। हालांकि वह इंसानी भाषा बोल रही थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे छोटा ट्रोल उसकी बात समझ रहा हो। अब सीन बर्फ से ढकी खुली जमीन पर आ जाता है। नोरा ने एक फ्लेयर जलाया ताकि दूर खड़े दाढ़ी वाले विशाल ट्रोल को यहाँ तक लाया जा सके। कुछ देर बाद वह विशाल ट्रोल उनके सामने पहुंच गया। उसी समय छोटा ट्रोल भी छिपने की जगह से बाहर आ गया। बड़े ट्रोल ने उसे देखते ही हैरानी से सिर उठाया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने अपने ही जैसे ट्रोल के लिए भी कोई दया नहीं दिखाई। छोटा ट्रोल धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जैसे वह शांति से बात करना चाहता हो, लेकिन दोनों ट्रोल्स के चेहरे देखकर साफ समझ आ रहा था कि यह बातचीत पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। अचानक बड़े ट्रोल ने जोर से अपना पैर जमीन पर पटका। पूरी बर्फीली जमीन फटने लगी। हर तरफ बड़ी बड़ी दरारें बनने लगी। नोरा जान बचाने के लिए कई बार बर्फ पर लुढ़कती हुई दूर गई, लेकिन छोटा ट्रोल इतना तेज रिएक्ट नहीं कर पाया और अगले ही पल वह बर्फ टूटने के साथ गहरी जमी हुई झील में गिर गया। नोरा उसे बचाना चाहती थी, लेकिन हालात उसके हाथ से निकल चुके थे। क्रिस ने तुरंत उसे पकड़कर पीछे खींचा और दोनों तेजी से वहां से भागने लगे। खुशकिस्मती से हेलीकॉप्टर समय रहते हवा में ऊपर उठ गया, क्योंकि अगले ही सेकंड ट्रोल ने जोरदार हमला किया, जो बाल बाल हेलीकॉप्टर को छूते हुए निकला। उधर बेचारा छोटा ट्रोल बर्फीली गुफा के अंदर डूब चुका था और फिर वह कभी दोबारा नहीं दिखाई दिया। अब उनका ट्रोल से बात करने का प्लान पूरी तरह फेल हो चुका था। नोरा खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सब इतना गलत कैसे हो गया।
तभी तेज हवा का झोंका सामने रखे मैप पर पड़ा। मैरी ने अचानक एक अजीब बात नोटिस की। ट्रोल जिस रास्ते पर चल रहा था वह बिल्कुल किसी पुरानी तीर्थ यात्रा जैसा लग रहा था और उसकी आखिरी मंजिल शायद ट्रॉनहेम की पवित्र जमीन थी, वही जगह जहाँ से राजा ओलाफ ने सत्ता हासिल की थी। पुराने स्क्रॉल के बचे हुए हिस्सों के मुताबिक ओलाफ ने वहीं ट्रोल्स का नरसंहार किया था और उन्हें हमेशा के लिए भगा दिया था। ये सुनते ही नोरा के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसे ट्रोल का असली मकसद समझ आ चुका था। वह ट्रॉनहेम शहर जा रहा था अपनी पूरी नस्ल के खत्म होने का बदला लेने। नोरा और बाकी टीम बिना समय गंवाए पुरानी राजधानी की तरफ निकल पड़े। कुछ देर बाद वे निडारोस कैथेड्रल पहुंचे। सदियों पुराना वह चर्च आज भी अपनी पुरानी शान दिखा रहा था। चर्च का बूढ़ा केयरटेकर उन्हें अंदर लेकर गया। नोरा वहां राजा ओलाफ से जुड़ा सच ढूंढना चाहती थी। उसने पूछा कि क्या ओलाफ के अवशेष अभी भी यहीं दफन हैं, लेकिन बूढ़े आदमी ने बेबसी में सिर हिला दिया। उसने बताया कि पुरानी किताबों में तो इसका जिक्र है, लेकिन आज तक कोई भी उनकी असली कब्र नहीं ढूंढ पाया। इसके बाद पूरी टीम चर्च के बेसमेंट में उतर गई। वहां दीवारों पर कई पुराने म्यूरल बने हुए थे और शायद उन्हीं में इस रहस्य का जवाब छिपा था। जेसन चर्च की दीवार पर बनी ओलाफ की पुरानी पेंटिंग को ध्यान से देख रहा था। वह खुद को उसे छूने से रोक नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया दीवार का एक छोटा सा टुकड़ा टूट कर नीचे गिर गया। सबको लगा कि चर्च का एडमिनिस्ट्रेटर गुस्सा करेगा, लेकिन उसकी नजर अचानक उस टूटी हुई जगह पर टिक गई। उसे वहाँ कुछ अजीब दिखाई दिया। वह तुरंत पास गया और दीवार के अलग अलग हिस्सों से 2 छोटे गोल टुकड़े निकाल लिए। तभी सबको एहसास हुआ पुरानी किताबों में इन 3 जगहों का जिक्र किया गया था। यही वो जगहें थीं जहां लड़ाई के दौरान राजा ओलाफ घायल हुआ था। नोरा ने ध्यान से उन छेदों का साइज चेक किया, फिर उसने पास रखी एक गोल लोहे की रॉड उठाई। जैसे ही उसने उसे छेद में डाला पूरे कमरे में एक तेज आवाज गूंज उठी। सबकी आंखों में उम्मीद चमकने लगी। फिर बाकी दोनों जगहों पर भी लोहे की रॉड डाली गई। नोरा ने जेसन को मदद के लिए बुलाया। दोनों ने मिलकर जोर लगाया और तभी पूरा म्यूरल धीरे धीरे घूमने लगा। अगले ही पल दीवार अपने आप खुल गई। उसके पीछे एक अंधेरा सीक्रेट कमरा छिपा हुआ था। पूरी टीम उत्सुकता से अंदर चली गई। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा ताबूत रखा था। उस पर बनी नक्काशी देखकर साफ समझ आ रहा था कि यह राजा ओलाफ का ताबूत था। नोरा ने बिना देर किए उसका ढक्कन उठाया। सब लोग हैरान रह गए। सदियों बीतने के बाद भी ओलाफ की बॉडी पूरी तरह सुरक्षित थी और उसकी विशाल तलवार भी बिल्कुल सही हालत में रखी थी। लेकिन तभी नोरा की नजर ओलाफ की कमर पर बंधे एक पुराने पार्चमेंट पर गई। उसने उसे निकालकर ध्यान से देखा। जेसन को वह बहुत जाना पहचाना लगा, इसलिए उसने तुरंत उसे रिसर्च इंस्टीट्यूट में तुलना के लिए भेज दिया। कुछ देर बाद सच सामने आ गया। ये उस पुराने स्क्रॉल का दूसरा आधा हिस्सा था और इसमें लिखा सच बेहद डरावना था। असल कहानी वैसी नहीं थी जैसी लोगों को बताई गई थी। ट्रोल्स को सिर्फ देश से निकाला नहीं गया था, चर्च ने उनका पूरी तरह नरसंहार करने का आदेश दिया था। ये सुनते ही नोरा का चेहरा सफेद पड़ गया। अब उसे सब समझ आ चुका था। ट्रोल्स सिर्फ ओलाफ से बदला लेने नहीं आए थे, वे पूरे चर्च और शायद पूरे देश को खत्म करना चाहते थे। ये खबर फैलते ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई। प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत ट्रॉनहेम शहर खाली करवाने का आदेश दिया, लेकिन उनके पास समय बहुत कम था। इतने बड़े शहर को इतनी जल्दी खाली कराना लगभग नामुमकिन था। अब नोरा और बाकी टीम ने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। उन्हें किसी भी हालत में ट्रोल को रोकने का तरीका ढूंढना था। साधारण हथियार और गोलियां उस पर बिल्कुल असर नहीं कर रही थीं। तभी नोरा को पुराने राजा के युद्धपोत याद आए। उसे यह भी याद आया कि ट्रोल्स सूरज की रोशनी और अल्ट्रा वायलेट किरणों से डरते हैं और शायद पवित्र पानी भी उन पर असर कर सकता है। नोरा ने ट्रोल के शरीर से टूटा हुआ पत्थर निकाला, फिर उसने एक खंजर को पवित्र पानी में डुबोया। जैसे ही उसने उस पत्थर पर वार किया, पत्थर की बाहरी परत टूट गई। यह देखकर सबकी उम्मीद वापस लौट आई, क्योंकि ट्रॉनहेम कभी एक पवित्र शहर माना जाता था। यहाँ पवित्र पानी की कमी नहीं थी। उधर शहर में अब भी हजारों लोग फंसे हुए थे, जिन्हें बाहर निकलने का समय नहीं मिल पाया था। चर्च के बाहर का चौक लोगों से भरा हुआ था। क्रिस और नोरा एक पिकअप ट्रक के ऊपर खड़े हो गए। उन्होंने जोर से लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, अगर आज कोई ट्रोल के सामने खड़ा नहीं हुआ तो शायद कल ये शहर बच ही नहीं पाएगा। ये सुनकर लोगों के अंदर भी हिम्मत जाग उठी। एक एक करके लोग आगे आने लगे। हर कोई अपने देश को बचाने के लिए मदद करना चाहता था। फिर सबने मिलकर चर्च के बाहर पवित्र पानी पहुंचाना शुरू किया। उधर सैनिक भी लगातार तैयारी कर रहे थे। तोप के गोलों को बदला जा रहा था। हर तरफ अलग अलग जाल बिछाए जा रहे थे और जैसे जैसे रात गहराती गई वैसे वैसे आखिरी लड़ाई की तैयारी भी पूरी हो गई। सैनिक शहर की सीमा पर पूरी तैयारी के साथ खड़े थे। अचानक रात के आसमान में बिजली कड़की। उस रोशनी में ट्रोल की विशाल परछाई साफ दिखाई दी। हर कदम के साथ वह आगे बढ़ता गया और उसके पीछे हर घर खंडहर में बदलता चला गया। क्रिस के आदेश पर जेसन क्लॉक टावर पर चढ़ा। उसने रस्सी खींची और घंटियों की तेज आवाज पूरे इलाके में फैल गई। ट्रोल ने दर्द से अपने कान बंद कर लिए। यही मौका था। सैनिकों ने पवित्र पानी में डूबे हुए तोप के गोले दागने शुरू कर दिए। पहला हमला काफी जोरदार था और ट्रोल को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन वह बहुत जल्दी संभल गया और एक भयानक जवाबी हमला कर दिया। एक विशाल पेड़ हवा में उड़ता हुआ आया और सीधे क्लॉक टावर से टकराकर उसे तोड़ दिया। घंटियों की आवाज भी वहीं खत्म हो गई। क्रिस ने तुरंत समझ लिया कि हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन तभी सैनिकों ने अपना दूसरा प्लान शुरू किया। उन्होंने लगाए गए जाल एक्टिवेट कर दिए। अचानक हर तरफ पवित्र पानी फटकर फैल गया। पूरा इलाका तेज रोशनी और धमाकों से भर गया। ट्रोल का पूरा शरीर आग जैसी लपटों में घिर गया। सबने सोचा कि अब वह खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ ही पलों में आग खुद ही बुझ गई। ट्रोल के शरीर में एक अजीब ताकत थी। वह खुद को जल्दी ठीक कर सकता था। अब सबको साफ समझ आ गया, पवित्र पानी उतना असरदार नहीं था जितना
करना सोचा गया था और पहली बार टीम को हार का डर महसूस हुआ। लेकिन तभी दूर से एक और जोरदार दहाड़ सुनाई दी। जवान ट्रोल वापस आ गया था। वह बर्फीले पिंजरे से बचकर निकल आया था। अब दोनों ट्रोल्स आमने सामने थे और बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वे बिना रुके एक दूसरे पर टूट पड़े। पूरा युद्ध मैदान उनकी लड़ाई से हिलने लगा। चारों तरफ सिर्फ तबाही थी। कोई भी इंसान उस ताकत के सामने टिक नहीं पा रहा था। नोरा पीछे हटती हुई यह सब देख रही थी। उसे समझ आ गया कि अब कुछ बड़ा करना होगा। मैरी को अचानक अपनी पुरानी रिसर्च याद आई। ट्रोल के अंदर एक बड़ा धड़कता हुआ दिल होता है और शायद वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। तभी जेसन के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। अगर पवित्र पानी सीधे ट्रोल के अंदर पहुंचा दिया जाए तो शायद उसे रोका जा सकता है। नोरा ने तुरंत यह प्लान अपनाने का फैसला किया। क्रिस और मैरी ने ध्यान भटकाने की जिम्मेदारी ली और जेसन एक बाल्टी में पवित्र पानी लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ गया। लेकिन उड़ान भरते ही एक हादसा हो गया। बम का रिमोट कंट्रोल नीचे गिर गया। अब सब कुछ और मुश्किल हो गया था। क्रिस ने मजबूरी में कहा कि अब फ्यूज हाथ से ही लगाना होगा। जेसन का चेहरा तनाव से भर गया। उधर जवान ट्रोल भी कमजोर पड़ने लगा था और नोरा के हथियार भी खत्म हो रहे थे। अब आखिरी उम्मीद सिर्फ जेसन था। उसने क्रिस से हेलीकॉप्टर को ट्रोल के पास ले जाने को कहा। जैसे ही ट्रोल ने दहाड़ लगाई, जेसन ने बिना देर किए हेलीकॉप्टर से छलांग लगा दी। उसके हाथ में पवित्र पानी की बाल्टी थी। वह सीधे ट्रोल की तरफ बढ़ता गया और उसी पल उसने ग्रेनेड का पिन खींच दिया। एक तेज धमाका हुआ और पूरी दुनिया कुछ सेकंड के लिए अंधेरे में डूब गई। जब रोशनी वापस आई, नोरा चुपचाप खड़ी ऊपर देख रही थी। ट्रोल के शरीर में चिंगारियां निकल रही थी और उसका शरीर धीरे धीरे अंदर से टूटने लगा। उसी समय जवान ट्रोल भी नदी से बाहर आ गया। उसने आखिरी ताकत लगाकर बड़े ट्रोल पर हमला किया और लंबे समय से चला आ रहा यह संघर्ष आखिर खत्म हो गया। लेकिन यह जीत भारी कीमत पर मिली थी। बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। कुछ देर बाद नोरा अपने बर्फीले घर लौट आई। वह अभी भी थकी और शांत थी। तभी जमीन हल्की हल्की हिलने लगी। वह जल्दी से बाहर निकली और देखा कि छोटा ट्रोल धीरे धीरे वहां से गुजर रहा था। वह अब लड़ाई से दूर जा चुका था, जैसे सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया हो। यहीं पर ट्रोल्स की कहानी खत्म हो जाती है। तो आखिर में इंसानों ने उस ट्रोल को रोक तो दिया, लेकिन इस लड़ाई ने एक सवाल हमेशा के लिए छोड़ दिया। अगर इंसान ही किसी को राक्षस बनने पर मजबूर कर दे तो असली मॉन्स्टर कौन है? कमेंट में जरूर बताएं। अब अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और खतरनाक और रहस्यमयी कहानी के साथ।